क्लास 12th स्टूडेंट्स, जीन इंटरेक्शन टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। जीन इंटरेक्शन में जितने भी टाइप और उनके एग्जाम्पल थे मैंने कंप्लीट कर लिया है। इवन मैंने लास्ट वीडियो सेशन में डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस भी फिनिश कर दिया है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट मीन्स कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एज वेल एज नीट दोनों में इम्पॉर्टेंट है, दोनों में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है क्योंकि मेंडल्स लॉ की तरह यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्रॉस करा कर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो है वो थ्योरी के फॉर्म में मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको मियोसिस के क्रोमोसोमल मूवमेंट को भी रिलेट करना है। मैंने आपको बताया भी था कि जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आने वाला है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस का यूज होगा और मियोसिस में स्पेशली क्रोमोसोमल मूवमेंट को यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है ना, रिलेट करना है मेंडल्स लॉ से। ठीक है, मेंडल्स लॉ में जो क्रॉस होते हैं या मेंडल्स लॉ का जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में आपको अप्लाई करना है क्रोमोसोमल मूवमेंट को। ठीक है, क्रोमोसोमल मूवमेंट को आपको अप्लाई करना है और क्रोमोसोमल मूवमेंट स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ मियोसिस में। मियोसिस आपने क्लास 11th में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ा होगा। वहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं स्टेज वाइज उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। आपको मे भी याद हो तो मेटाफेज स्टेज में जो है, मेटाफेज स्टेज में इक्वेटर लाइन पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं। देन उसके बाद एनाफेज स्टेज में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ मेटाफेज फर्स्ट की और एनाफेज फर्स्ट की। ठीक है ना, क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम टर्म वहीं पे आप यूज कर सकते हैं स्पेशली पेयर के फॉर्म में। ठीक है, जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप क्रोमेटिड्स टर्म यूज करते हैं। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो आप क्रोमेटिड्स टर्म यूज करते हैं। मियोसिस फर्स्ट से पहले आप होमोलॉगस टर्म यूज करते हैं और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं मेटाफेज फर्स्ट पे, मेटाफेज फर्स्ट जो स्टेज आपका है वहां उस स्टेज में इक्वेटर लाइन पे अलाइन होते हैं। अगर आपको लेक्चर याद हो रहा होगा मेरा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था ये क्या है, आपका इक्वेटर लाइन है और इक्वेटर लाइन पे जो है आपके क्रोमोसोम्स जो है ये अलाइन होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं और जब एनाफेज फर्स्ट आता है तो क्रोमोसोम्स जो है वो पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, वैसे मैं बता दूं कि अगर आपका मियोसिस टॉपिक तैयार अगर ना हो तो आप इस टॉपिक को ना पढ़ें तो बेहतर होगा। ठीक है, अगर मियोसिस आपका प्रिपेयर है एटलीस्ट एक बार आप मियोसिस को रीडिंग कर लीजिएगा, उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करिएगा। अगर आपने मियोसिस से पहले टॉपिक स्टार्ट किया तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, प्रॉब्लम से बचना है तो आप क्या करेंगे, मियोसिस को एक बार रिवाइज कर लेंगे और देख लेंगे कि वहां पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कब सेपरेट हो रहे हैं और कब क्रोमेटिड्स इनके सेपरेट हो रहे हैं। ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो पेयर के फॉर्म में होते हैं वो एनाफेज फर्स्ट में सेपरेट होते हैं। ठीक है, और जब इनके क्रोमेटिड्स सेपरेशन की बात आती है तो क्रोमेटिड्स का सेपरेशन जो होता है वो मेटाफेज सेकेंड स्टेज में होता है। ठीक है ना, फिलहाल ये चीज आप दिमाग में रख के और इस टॉपिक को स्टार्ट करिए। और जब टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो एनसीईआरटी में सबसे पहले ये डिस्कस किया गया है कि मेंडल का जो इनहेरिटेंस का लॉ था, ठीक है, इस लॉ को मेंडल ने जो मेंशन किया था फर्स्ट टाइम, मेंडल ने आपको पता है ना कि मेंडल ने 1856 में अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था और 1863 में एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था। और 1863 में जैसे ही एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ तो उसके बाद अपने रिसर्च को एक पेपर में पब्लिश किया। ठीक है, एक पेपर में पब्लिश किया और पब्लिश करने के बाद उसको सक्सेस नहीं मिला।
ठीक है, आपको पता है कि नियर अबाउट 30 इयर्स तक मेंडल्स के लॉ को, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो भी मेंशन था पॉइंट्स, वो किसी ने नहीं समझा। ठीक है, 1900 तक किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया मेंडल के लॉ को, मतलब कि मेंडल के लॉ को इंपॉर्टेंस ही नहीं मिला। और या आप ये भी बोल सकते हैं कि मेंडल्स को कोई समझ ही नहीं पाया, क्योंकि मेंडल का जो रिसर्च था उस टाइम के अकॉर्डिंग एडवांस था। ठीक है, उस टाइम के अकॉर्डिंग हाई एडवांस था। ठीक है, इसलिए उस टाइम के साइंटिस्ट ने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस दौर में, उस टाइम पे, ठीक है, 1850-60 के टाइम पे ज्यादातर जो रिसर्च हो रहा था बायोलॉजी के फील्ड में, वो था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का रिसर्च। ठीक है, मतलब कि डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म में कैसे होगी, इस पे पूरी दुनिया वर्क कर रही थी, पूरे साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे। किसी को इनहेरिटेंस का कोई पता नहीं था उस समय, कोई सोच भी नहीं रहा था उस टाइम पे। ठीक है, इसलिए मेंडल्स को रिकॉग्निशन नहीं मिला उनके वर्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, यही चीज आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन में मेंशन है। ठीक है ना, और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मेंडल को वैल्यू नहीं मिली थी, तो क्यों नहीं मिली थी, क्या क्या इसके पीछे रीजन है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब मेंडल्स को अगर रिकॉग्निशन नहीं मिला उस टाइम पे, तो उसके पीछे क्या क्या रीजन थे, उस रीजन को मैं वन बाय वन बताऊंगा और आपके स्क्रीन पे वो सारे रीजंस दिखेंगे आपको, और आपको उस रीजन को समझना होगा। ठीक है, जो फर्स्ट रीजन था मेंडल्स के इनहेरिटेंस के सक्सेस ना होने का, ठीक है, वो ये था कि उस टाइम में जब ये इन्वेंशन हुआ था या मेंडल्स लॉ जब दिया गया था, तो उस टाइम में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था। ठीक है, उस टाइम में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था। देन सेकेंड जो रीजन है वो ये था कि मेंडल ने ब्लीडिंग इनहेरिटेंस को इग्नोर किया था और नॉन ब्लीडिंग इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट किया था, जो कि उस टाइम के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं था। उनके टाइम में जो साइंटिस्ट थे वो इनहेरिटेंस में ब्लेंडिंग टाइप के इनहेरिटेंस को वो नोटिस करते थे। ठीक है, या उनको एक्सेप्ट करते थे वो। ठीक है, जबकि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो नॉन ब्लेंडिंग टाइप का था, वहां पे मिक्स रिजल्ट का कोई सीन नहीं था, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको एक्यूरेट जो है ब्लीडिंग इनहेरिटेंस दिखता है। आप जब रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर को क्रॉस कराते हैं तो पिंक फ्लावर मिलता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स के एलील हैं और एलील्स के जो भी फीचर्स हैं वो आपस में बहुत फाइन तरीके से मिक्स हो रहे हैं और मिक्स होकर इनहेरिटेंस में शो हो रहे हैं F1 जनरेशन में। ठीक है, और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेंडल्स के पहले और मेंडल के बाद ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है ना, मेंडल ओनली ऐसा मतलब उनका इनहेरिटेंस का लॉ था जिसमें नॉन ब्लेंडिंग कॉन्सेप्ट पे वर्क किया गया है। उसके पहले या बाद में दैट मीन्स कि प्री मेंडेलियन और पोस्ट मेंडेलियन में ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस एक्सेप्ट किया गया है और उस टाइम के साइंटिस्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सामने, secondly his concept of genes as stable and discrete units that control the expression of traits and of the pair of alleles which did not bleed with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variations in seen nature। ठीक है, जबकि उस टाइम के साइंटिस्ट लगातार ये देख रहे थे कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस शो होता है जब हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म वो लोग करते थे उस टाइम के साइंटिस्ट जो अदर देन मेंडेलियन थे, ठीक है,
उनको ब्लेंडिंग वाला ही नेचर में देखने को मिलता था, ठीक है। इसलिए मेंडल को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा था, ये सेकेंड रीजन है। थर्ड रीजन पे जब आएंगे तो थर्ड रीजन में ये बताया गया है कि मेंडल ने उस टाइम पे जरूरत से ज्यादा मैथमेटिक्स अप्लाई कर दिया था अपने एक्सपेरिमेंट में। अपने एक्सपेरिमेंट को जब वो लिख रहे थे पेपर पे, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटली जब परफॉर्म करके जब उसको थियोरेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे तो वहां पर ज्यादातर मैथ का यूज किया, ठीक है ना, मैथ का यूज किया और मैथ में स्टैटिक्स का यूज किया। और स्टैटिक्स का जब यूज किया तो आपको पता है कि बायोलॉजिस्ट जो है वो मैथ में उतना परफेक्शन नहीं होता है उनका, ठीक है, और मैथ में परफेक्शन नहीं होता है इसलिए उस चीज को वो समझ भी नहीं सकते थे, ठीक है, उस चीज को वो नहीं समझ सकते थे, ठीक है ना। और ऐसा ही हुआ उस टाइम पे, नहीं समझा किसी ने और इसलिए इग्नोरेंस जो है मेंडल को मिला, ठीक है। देन नेक्स्ट और लास्ट जो आपका है रीजन वो ये है कि मेंडल को जीन का आइडिया नहीं था, जीन कहाँ पे होता है, जीन की पोजीशन क्या होती है, फिजिकली ये कैसा होता है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं पता था। और इसीलिए मेंडल ने पूरे अपने एक्सपेरिमेंट में, आपने देखा भी होगा, मेंडल ने फैक्टर वर्ड यूज किया है और एलील्स वर्ड यूज किया है। जीन की डिस्कवरी या डीएनए की डिस्कवरी उस टाइम पे नहीं हुआ। आपको अच्छे से पता है कि 1953 में वाटसन क्रिक मॉडल दिया गया था डीएनए का, ठीक है ना, और उसके बाद ही जीन डीएनए के बारे में डिटेल किया गया था। तो उस समय तो डीएनए का आइडिया ही था जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इसीलिए मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो जीन टर्म डायरेक्टली यूज नहीं किया था। मेंडल ने यूज किया था फैक्टर टर्म और एलील्स टर्म। मैंने आपको बताया है कि एलील्स जो है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कैपिटल टी है तो वन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होगा और स्मॉल टी है तो अनदर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे होगा और ये पेयर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपके टोटल रीजन है जिसमें ये बताया गया है कि मेंडल्स को जो है इम्पोर्टेंस उस टाइम पे क्यों नहीं मिला, ठीक है, क्यों नहीं मेंडल को रिकॉग्नाइज किया गया, ये आपको पता हो गया, ठीक है। मेंडल को एक्चुअली देखा जाए तो 1900 में इम्पोर्टेंस मिला है जब मेंडल्स के लॉ की अगेन रीडिस्कवरी हुई, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब डिस्कवरी हुई तो 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए रीडिस्कवरी में, 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए जिसमें एक साइंटिस्ट थे कोरेंस, दूसरे थे ह्यूगो डे व्रीज और तीसरे थे टेस्टर मेक, ठीक है ना। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, मेंडल के पूरे लॉ को फॉलो करके और फिर से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और मेंडल को लॉ को एक रिकॉग्नाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और फिर मेंडल को वैल्यू मिलना स्टार्ट हो गया और इम्पोर्टेंस हम लोगों ने समझना शुरू किया मेंडल को, ठीक है। और ये तब पॉसिबल हुआ जब हमको बहुत सारे टूल्स का हेल्प मिला, ठीक है। आपको पता है कि जैसे जैसे रिसर्च होता जा रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। मेडिकल साइंस में जो रिसर्च हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, टूल्स है, हमारे पास इक्विपमेंट है। हमारे पास जो इक्विपमेंट और टूल्स है जैसे जैसे नए नए बन रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या है, हमारा मेडिकल साइंस या बायोलॉजी में जो है रिसर्च बढ़ रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली उस टाइम पे 1900 के टाइम पे माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट हो रहा था, ठीक है। जैसे ही माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट हुआ उसका हेल्प कहां पे मिला, उसका हेल्प मिला इनहेरिटेंस को समझने के लिए, ठीक है। अब इनहेरिटेंस को कैसे समझने के लिए मिला हेल्प, मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से। एक्चुअली हुआ यूं कि हम लोगों ने सेल डिवीजन की स्टडी स्टार्ट कर दी उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे सेल डिवीजन को समझना स्टार्ट कर दिया और सेल डिवीजन कहां पे, मियोसिस के टाइम पे। और जब आप मियोसिस में डिवीजन की स्टडी करेंगे, क्रोमोसोम्स के मूवमेंट की स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा कि कैसे जो है गेमेट्स जब फॉर्म होते हैं मियोसिस के टाइम पे तो उस टाइम पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कैसे सेपरेट होते हैं, कैसे पेयरिंग करते हैं, ये सारी बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास एडवांस जो है टूल्स हो, एडवांस इक्विपमेंट्स हो, माइक्रोस्कोप हो। ये जो चीजें हैं जब एडवांस होती है तो हमारा रिसर्च भी
इजिली हो सकता है, ठीक है, या हो रहा है या हो चुका है। जो भी चीजें हैं ये हमारे इक्विपमेंट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। हमारा फिजिक्स जो है या हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जितने भी सेक्टर है हमारे, या कंप्यूटर साइंस है, जितना एडवांस हो रहा है तो उसका हेल्प हमको मेडिकल साइंस में भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी में जब रीजन के बाद आप जाएंगे तो यही लाइन मिलेगा। लाइन ये मिलेगा कि मेंडल के लॉ को डिस्कवरी किसने किया, तो सीधा सा आंसर है कि कोरेंस ने किया, टेस्टरमेक ने किया और ह्यूगो डे व्रीज ने किया, ठीक है। देन उस टाइम पे आपको ये भी बताया जाता है कि टूल्स का हेल्प मिला, और टूल्स का जब हेल्प मिला तो हम लोगों ने मियोसिस को समझा, और मियोसिस में हमने देखा कि कैसे क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रही है, कैसे वो सेग्रीगेट कर रहे हैं एनाफेज स्टेज में, और कैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है गेमेट्स में आ रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज समझ में आया आपको। क्रोमोसोम्स का भी डिटेल स्टडी हुआ उस टाइम पे, और ये समझ लिया गया कि क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस के अंदर है, और इसी क्रोमोसोम्स के अंदर जो है हमारा हेरिडिटरी यूनिट है। क्या है? हेरिडिटरी यूनिट है, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन होते हैं, आपको अच्छे से पता है आज के डेट में, ठीक है। तो उस समय भी ये चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई कि जो हमारा जो मेन जेनेटिक मटेरियल है या जीन है या हेरिडिटरी यूनिट जो है वो एक्चुअली कहाँ पे है, वो हमारे क्रोमोसोम्स पे है। कहाँ पे है? वो क्रोमोसोम्स पे है। और आपको अच्छे से पता है कि जो जीन होते हैं वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, और एक जो जीन होता है एटलीस्ट वन कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। कैरेक्टर मींस ट्रेट, ठीक है ना। तो ये चीज आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, और यहीं से आपका स्टार्ट होता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। अब यहां से स्टार्ट होगा। पेज नंबर 81 पे जब जाएंगे तो आपके 81 पे जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ में आपको जो 3-4 लाइनें जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वहां पे आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में एक्चुअली आप पढ़ेंगे क्या, जो आपका मेन जो गोल और एम है वो ये है कि मेंडेलियन जो कॉन्सेप्ट है, लॉ है, ठीक है, उसमें आप किस तरीके से क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के नॉलेज को आप ऐड करेंगे, यूनाइट करेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि मेंडेलियन जो प्रिंसिपल है, ठीक है ना, मेंडेलियन जो प्रिंसिपल है उसमें आप कैसे क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को ऐड करेंगे, कैसे उसको समझेंगे। और आपको ये भी पता है कि क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं, तो जीन भी साथ में वो कैसे इन्वॉल्व हो रहा है। ये सारी चीजें जब यूनाइट करके जब आप थ्योरी को या इंफॉर्मेशन को बनाएंगे आप, ठीक है ना, तो वो जो थ्योरी बनेगी उसी को आप क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोलेंगे। और ये चीज किसको समझ में आया था, किसने मेंशन किया, तो आपके सामने मैं बता रहा हूं यहाँ पे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, ध्यान देना आप लोग, प्रपोज्ड बाय वाल्टर शटन, थियोडर बोवरी इन 1902। दिस थ्योरी is proved by T.H. Morgan in 1933, ठीक है ना। तो ये जो थ्योरी है ये किसने दिया, वॉल्टर शटन ने दिया एंड थियोडर बोवरी ने दिया, 1902 में दिया। और इसको एक्सपेरिमेंटली, ध्यान दीजिएगा, थ्योरी की बात आएगी तो शटन एंड बोवरी ने दिया, ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, टीएच मॉर्गन ने। ये लाइन आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं अपने टाइम में टीएच मॉर्गन को ही सब कुछ समझता था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब थ्योरी की बात आएगी तो आपको इंपॉर्टेंस देना है शटन और बोवरी को, ठीक है, बट जब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात आएगी तो टीएच मॉर्गन को वैल्यू देना है। 1933 में टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था ड्रोसोफिला पे, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया था और उस पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की स्टडी किया था, ठीक है। ये लाइन अच्छे से लर्न कर लेना, एमसीक्यू में भी मिल जाएगा और 1 मार्क्स में भी आपको मिलेगा जब आप बोर्ड का एग्जाम देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी देख लीजिए। 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट्स ड्यूरिंग द मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट, मतलब कि 1902 में जो है मियोसिस में किस तरीके से क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, ठीक है, वो ये चीज जो है फाइंड आउट कर लिया गया था, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दूं, 1902 में
मियोसिस के टाइम पे किस तरीके से क्रोमोसोम मूवमेंट करता है, ये चीज हमको पता हो गया था, ठीक है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो शटन एंड बोवरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स was parallel to the behavior of genes and used chromosomes movement to explain Mendel's law। ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बताई गई है। यहाँ पे ये साथ में बताया गया है कि हमने मेंडल लॉ को रिलेट किया क्रोमोसोम से, लेकिन क्रोमोसोम पे क्या है, जीन है, तो जीन को भी लेके चलना होगा, ठीक है। जीन को पैरेलल कर दिया गया है, किसके, क्रोमोसोम के पैरेलल कर दिया गया है, ठीक है ना। ये चीज बहुत ध्यान से देखना आप, क्योंकि इसीलिए मैं बार बार बोलता था, आपको याद होगा कि जब मैं 11th में साइटोलॉजी आपको बता रहा था, तो साइटोलॉजी में मैंने आपको बताया भी था कि क्रोमोसोम पे जीन होते हैं और जीन का एक घर होता है, एक उसका होम होता है जिसको लोकस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्रोमोसोम है, अगर क्रोमोसोम को आप डिस्कस कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको जीन को भी डिस्कस करना होगा, बिकॉज क्रोमोसोम पे जीन है। और इसीलिए शटन और बोवरी ने ये बात बताई भी। यहाँ पे वाल्टर शटन एंड थियोडर बोवरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज, अंडरलाइन करो आप, was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement to explain Mendel's law। मेंडल लॉ को एक्सप्लेन किया, बट दो चीजों को लिया, एक क्रोमोसोम के बिहेवियर को लिया और दूसरा लिया जीन की बिहेवियर को, ठीक है। और दोनों को अप्लाई कहां पे किया, मेंडल्स लॉ पे अप्लाई किया। यही चीज आपको समझनी है, ठीक है। यही मेन लाइन है, ये भी लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे टीएच मार्गन के बारे में बताया गया। टीएच मार्गन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, बट थ्योरेटिकल जो है शटन एंड बोवरी ने किया था, ठीक है ना। तो ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। और मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक टेबल आपको शो करूंगा। टेबल आपका है कहां पे, पेज नंबर 82 पे, 82। ये जो आपका टेबल है, ये है पेज नंबर 82 पे है, टेबल नंबर 5.3, ठीक है। इसमें आपको मैं क्लियरली बता दूं कि जो टेबल नंबर ए है, ठीक है, और टेबल नंबर बी है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट्स एक्चुअली में 3 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और इन तीनों पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन जो है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। ओनली जो थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट ये शो करता है कि फर्स्ट कॉलम क्रोमोसोम का है और सेकंड कॉलम जीन का है, ठीक है। अदरवाइज कभी कभी तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली ये जो सामने आपके टेबल दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ठीक है, टेबल नंबर ए और बी, ये आपको जब पढ़ेंगे इसको तो ये लगेगा कि सेम है, बट ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट कॉलम है वो क्रोमोसोम के लिए है और सेकंड जो कॉलम है वो एक्चुअली किसके लिए है, वो है जीन के लिए है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे जीन और क्रोमोसोम की बिहेवियर की बातें बता रहा था, तो उसी से रिलेटेड जो है एक टेबल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, टेबल नंबर 5.3 पे, ठीक है ना। और इसमें आप जब स्क्रीन पे पढ़ेंगे तो आपके सामने दिख रहा होगा कि फर्स्ट और सेकंड में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, थर्ड में डिफरेंस है। और थर्ड में डिफरेंस इसलिए है, जब आप थर्ड नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे आप, ठीक है, आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जब थर्ड नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो फर्स्ट वाला है उसमें जो सेंटेंस लिखा गया है वो सेंटेंस ये बताना चाहता है कि होमोलॉगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। जैसे सपोज दैट ह्यूमन में, ठीक है ना, ह्यूमन में आपको पता है कि 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। ऑटोसोम में आप फर्स्ट नंबर वाला क्रोमोसोम ले लीजिए, वो अपने आप में क्या है, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है। और अगर आप उसको 6 नंबर से या 5th नंबर से आप कंपैरिजन करेंगे, उसके इंटरेक्शन को चेक करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इंडिपेंडेंट है। और वाकई में क्रोमोसोम तो स्ट्रिक्टली इंडिपेंडेंट ही होते हैं। क्रोमोसोम तो स्ट्रिक्टली क्या होते हैं,
इंडिपेंडेंट ही होते हैं। और फर्स्ट कॉलम एक्चुअली में जो दिख रहा है आपके सामने वो किसका है, वो क्रोमोसोम का है, ठीक है। बट जब आप सेकेंड कॉलम पढ़ेंगे तो वहां पे मेंशन है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको अच्छे से बता दूं कि एक क्रोमोसोम्स पे एक से ज्यादा जीन होते हैं। मेंडल के बाद जब रिसर्च हुए तो ये पता चला, ठीक है ना, कि एक क्रोमोसोम्स पे एक से ज्यादा जीन होते हैं, ठीक है। और वो कभी कभी बहुत क्लोज होते हैं और कभी कभी वो डिस्टेंटली अरेंज्ड होते हैं, मतलब दूर होते हैं, ठीक है। वो दूर होते हैं, जब दूर होते हैं तो सेपरेशन जब करते हैं, ठीक है, मतलब कि जब गेमेट्स बनते हैं तो वो अलग अलग भी होते हैं, और अलग अलग होते हैं तो वो उस टाइम पे वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। बट होते कहां पे वो होते हैं क्रोमोसोम पे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि क्रोमोसोम पे जीन होते हैं। और यहाँ पे जो सेंटेंस आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा हो कि यहाँ जो पेयर ऑफ जो जीन्स की बात हो रही है, ये जो जीन्स है वो तो एक ही प्लेटफॉर्म पे है, एक ही क्रोमोसोम्स पे हैं। और जब एक ही क्रोमोसोम्स पे हैं तो सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो दो पेयर की बात हो रही है और दोनों पेयर एक ही क्रोमोसोम पे हैं और वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट कब इसको हम बताते हैं, जब सेग्रीगेशन की बात आती है। और रियली मैं बताऊं कि ये इंडिपेंडेंट तो तभी होते हैं जब दूर दूर ये प्रेजेंट होते हैं। क्लोज रहेंगे तो इंडिपेंडेंट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको मैं आगे बताऊंगा, जब आपको लिंकेज पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि जीन्स जो है वो क्लोज भी कभी कभी हो जाते हैं और कभी कभी दूर होते हैं। अगर क्लोज रहते हैं तो उनका जो इनहेरिटेंस है वो एक साथ हो सकता है, ठीक है ना, ये एक साथ हो सकता है। अगर दूर दूर जीन्स हैं एक क्रोमोसोम्स पे तो वो एक साथ इनहेरिट नहीं करते हैं यूजुअली, ठीक है ना। या उनका परसेंटेज वाइज एक रेशियो होता है जो आगे के क्लासेस में आपको बताऊंगा। तो ये टेबल आपके सामने जो दिख रहा है इसमें आप ऊपर मेंशन कर लेंगे जब आप कॉपी में नोट्स बनाएंगे। तो फर्स्ट जो कॉलम है वो क्रोमोसोम का है और सेकंड जो कॉलम है वो जीन का है, ठीक है ना। और एनसीईआरटी में क्या किया है, एनसीईआरटी ने एक और डायग्राम बनाया है, डायग्राम नंबर 5.9, जिसका नेम है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो आपका फिगर है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स का, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सारा कॉन्सेप्ट मियोसिस का है। आप क्या करेंगे, मियोसिस एक बार देख लेंगे। मैंने 11th का भी जो लेक्चर दिया है प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो आपको मियोसिस का भी वीडियो लेक्चर मिलेगा, वहां पे आप जाकर एक बार देख लेंगे तो ये भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दिया है आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है मेटाफेज फर्स्ट पे इक्वेटर लाइन पे अलाइन होते हैं और जैसे ही एनाफेज फर्स्ट आता है तो वो सेपरेट होते हैं। और सेपरेशन जब होगा देन उसके बाद से जो है फिर नेक्स्ट स्टेज आएगा, फिर मियोसिस सेकंड आएगा और लास्ट में आपको एक मियोसाइट सेल से 4 गेमेट्स आपको मिलेंगे। 1 मियोसाइट सेल से आपको 4 गेमेट सेल्स मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको मियोसिस में बताया है और कई बार बताया मैंने, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब एक बार फिर से बता दूं कि शर्टन और बोवरी ने बताया क्या था, बताया ये था कि जो क्रोमोसोम है या जीन है, इनका जो बिहेवियर है, इनका जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को आप अप्लाई कहां पे करेंगे, आप अप्लाई करेंगे मेंडल्स लॉ में। तो बनेगा क्या आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का थ्योरी, ठीक है ना। जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसका जो थ्योरी बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा क्रोमोसोमल मूवमेंट्स, जीन के मूवमेंट्स, और इन दोनों को आप ऐड कर देंगे मेंडलियंस लॉ में, तो आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको ये बताना है कि इस चीज को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था, इसको प्रूव किया था टी.एच. मॉर्गन। हम डिस्कस करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ये जो टॉपिक है इसमें पॉइंट टू पॉइंट मैं कुछ इंफॉर्मेशन बताऊंगा जिसको आप समझते जाएंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है बोथ द स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट इक्वली इन द हेरिडिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये तो आपको अच्छे से पता है कि जब स्पर्म और एग बनता है, ठीक है,
तो मियोसिस के थ्रू बनता है। और एक्चुअली ये क्या है, मेल और फीमेल गेमिट्स हैं और इनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये जीन को कैरी करते हैं, ये डीएनए को कैरी करते हैं। और ये जो जीन है वो क्या है, हेरिडिटरी यूनिट है। क्या है वो, हेरिडिटरी यूनिट है। तो ये फर्स्ट लाइन हो गया और इसी में मैंने ऑलमोस्ट सेकंड पॉइंट भी डिस्कस कर दिया। सेकंड पॉइंट है क्रोमोसोम्स कैरी द हेरिडिटरी ट्रेट्स। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि क्रोमोसोम्स पे हेरिडिटरी जीन होते हैं और ये जो जीन हैं ये कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, थर्ड जब पॉइंट आएगा तो थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं एक बार। थर्ड पॉइंट है लाइक द हेरिडिटरी ट्रेट्स द क्रोमोसोम्स रिटेन देयर नंबर, स्ट्रक्चर्स, इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड फॉर्म जनरेशन टू जनरेशन। तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो क्रोमोसोम है एक ऐसा नेचर का गिफ्ट है। ठीक है, ये एक ऐसा नेचर का गिफ्ट है जो जनरेशन टू जनरेशन इनके नंबर जो है नॉर्मली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इनका स्ट्रक्चर वैसे ही होता है। ठीक है, जैसा होना चाहिए। जैसे सपोज दैट सेक्स क्रोमोसोम है या कोई ऑटोसोम है, तो जैसा वो प्रीवियस जनरेशन में था वैसे ही आने वाले जनरेशन्स में होगा। ठीक है, तो ये आपके नंबर स्ट्रक्चर की बात हो गई। और फिर इंडिविजुअलिटी की बात करेंगे तो इंडिविजुअलिटी में भी क्या है, जनरेशन टू जनरेशन सेम है क्रोमोसोम्स और उसी क्रोमोसोम पे आपके हेरिडिटरी जो है यूनिट्स होते हैं, दैट मीन्स कि जीन होते हैं और वो जीन्स जो हैं वो ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर्स। आपको अच्छे से पता है कि एलील्स इज अ फॉर्म ऑफ जीन्स। ठीक है, एलील्स इज अ फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, और ये कहाँ पे होंगे एलील्स, ये एलील्स होंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, अगर मियोसिस आपने पढ़ लिया है, मैं बार बार बोलता था क्लास 11 में कि मियोसिस को अच्छे से पढ़िए। मियोसिस में मैंने आपको बताया था कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं और पेयर के फॉर्म में होते हैं। पेयर में से एक आता है मदर साइड से, एक आता है फादर साइड से, मतलब कि एक मेल पेरेंट से और एक फीमेल पेरेंट से। और उन पे क्या होते हैं, जीन्स, एक सिंगल जीन के दो एलील्स होते हैं। एक मदर साइड पे एक एलील होगा और दूसरा फादर साइड वाले क्रोमोसोम्स पे एक एलील होगा। ठीक है ना। और एक्चुअली में एलील्स कुछ होता नहीं है, एलील्स डीएनए का फ्रेगमेंट है। अगर आज के डेट में बायोकेमिकली समझाना हो किसी को या मॉलिकुलर लेवल पर समझाना हो कि एलील्स क्या है, तो आप बताएंगे कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो पेयर में होते हैं उसमें से एक क्रोमोसोम्स पे, दैट मीन्स कि एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पे एक एलील होगा। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी आर स्मॉल टी। ठीक है, सिमिलरली दूसरे जो होमोलॉगस क्रोम है, सिमिलरली दूसरा जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उस पर भी क्या हो सकता है, स्मॉल टी आर कैपिटल टी हो सकता है, उसी को हम एलील बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट भी फिनिश हो गया। और लास्ट जो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। शटनबर्बरी आर्ग्ड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर क्रोमोसोम्स could lead to the segregation of a pair of factor they carried। ठीक है, कहने का मतलब जब आपको क्रोमोसोम्स के मूवमेंट का आइडिया हो जाएगा मियोसिस के टाइम पे, तो उस टाइम पे आप क्रोमोसोम्स के मूवमेंट को भी समझा सकते हैं, उसके पेयरिंग को भी समझा सकते हैं। और उसी क्रोमोसोम्स पे जो फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स कि ये बात हो रही है जीन्स की बात हो रही है। ठीक है, आज के डेट में जीन्स बोलेंगे तो उस जीन्स को भी आप सेग्रीगेट करने को समझा सकते हैं, उसके सेग्रीगेशन को आप समझा सकते हैं। तो दीज आर द साइलेंट फीचर ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसको अच्छे से आप तैयार करेंगे क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है ना, बोर्ड का, उसमें ये बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसमें आपको ये समझ में नहीं आता है कि मैं क्या लिखूं इसमें। और इसमें जो मेन लाइन है वो फर्स्ट वाली लाइन है, देन आपकी थर्ड वाली लाइन है, सेकंड लाइन तो इसका सपोर्टिंग लाइन है। ठीक है ना, तो ये लाइन आपको ये भूलनी नहीं चाहिए। और साथ में ये जो स्टार्टिंग मैंने सेंटेंस बताया था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में एक्चुअली में मियोसिस का जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन है उसको ऐड कर दिया गया था मेंडल्स लॉ के साथ, और उसके बाद एक नई थ्योरी बनाई गई थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है,
अब इसके बाद हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। और टी.एच. मॉर्गन ने जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया था तो वहाँ पे ड्रोसोफिला का यूज़ किया था। ड्रोसोफिला मीन्स फ्रूट फ्लाई। आपके सामने स्क्रीन पे देखने को मिलेगा कि ड्रोसोफिला जो एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया था, उस ड्रोसोफिला में ऐसी क्या खास बात थी जिसके लिए टी.एच. मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सुनते जाइए ध्यान से। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, वो ये है कि दे कुड बी ईजिली ग्रोन इन द लेबोरेटरी ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। मतलब कि आप ड्रोसोफिला को एक सिंथेटिक, दैट मीन्स कि लेबोरेटरी में जो आर्टिफिशियल मीडियम होता है उसमें आप इसको ग्रो करा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इतना सिंपल ये ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है या आप फ्लाई बोल सकते हैं कि इसको आप लैब में ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। मतलब इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ऑर्गन सिस्टम है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसमें सिंप्लिसिटी है, ठीक है। और इसका एडवांटेज किस में मिल रहा है? हमको इनहेरिटेंस को समझने में। इनहेरिटेंस अगर समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ड्रोसोफिला में कुछ क्वालिटी है, इसलिए हम समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट पॉइंट होगा, आपके सामने स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, इसको नोट करेंगे आप, ठीक है। जब जब मैं बोलूँगा नोट करने के लिए तो आप नोट करते रहिए। और जितने भी स्क्रीनशॉट आपके सामने दिख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आपको नोट करना ही होगा आपको, अगर क्वालिफाई करना है नीट एंड बोर्ड, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट आ जाइए। सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है ड्रोसोफिला का बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए आप, द कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक, ठीक है ना। तो जितना शॉर्ट होगा लाइफ साइकिल उतना ज़्यादा जनरेशन तक आप स्टडी कर सकते हैं कम ड्यूरेशन में, ठीक है। जैसे 6 मंथ में आप कई जनरेशन की स्टडी कर सकते हैं ड्रोसोफिला की। और इसका मतलब यही बेनिफिट है कि आप कम टाइम में ज़्यादा रिसर्च करेंगे, ज़्यादा स्टडी करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बार बार मिलेगा और बार बार आप रिज़ल्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है, अ सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी। मतलब कि जो एक बार अगर मैटिंग करता है ड्रोसोफिला, ठीक है ना, मैटिंग करने के बाद से इनके जो प्रोजनी होंगे वो बहुत सारे होंगे। और बहुत सारे होने से क्या होता है कि जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सामने दिख जाएगी और उसके बिहाफ पे आपका जो इनहेरिटेंस का स्टडी है वो अच्छा होगा, ठीक है ना। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके सामने दिख रहा है फोर्थ नंबर, द मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजली डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है ना। मतलब आप मेल और फीमेल फ्लाइज को इजीली आप क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, इसमें तो कुछ खास नहीं है, ये सिंपल लाइन है। देन लास्ट जो लाइन है कि मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। मतलब कि फ्रूट्स फ्लाई में, ड्रोसोफिला में जो हेरिडिटरी वेरिएशंस आपको डिफरेंट टाइप के दिख रहे हैं वो आप इजीली लो पावर के माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज़ होता क्या था कि हमको अच्छा रिसर्च करना है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा टूल या इक्विपमेंट्स यूज़ करना होता था, तभी हम एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे तो हम हेरिडिटरी वेरिएशंस को समझने के लिए, बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशन को समझने के लिए लो पावर का अगर हम माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे तो भी क्या होगा, काम चलेगा हमारा, ठीक है ना। तो ये आपका ड्रोसोफिला को क्यों यूज़ किया टी.एच. मॉर्गन ने, ये मैंने आपको बता दिया। और साथ ही में आपको ये याद करना होगा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है, इसको एक्सपेरिमेंटली इसका वेरिफिकेशन किसने किया था? थॉमस हंट मॉर्गन, दैट मीन्स कि टी.एच. मॉर्गन ने किया था, ठीक है ना। अब इसके सामने जो देन इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आएगा वो होगा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।